नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज सुरक्षा बलों को बड़ी अहम कामयाबी मिली है। एक आतंकवादी जो 19 जुलाई को पकड़ा गया था, वो लश्कर का मददगार था, उसको पकड़ा गया था और उससे 1.5 लाख रुपया भी बरामद हुआ था। वो OGW से बांटता था और आतंकवाद को दोबारा से जम्मू प्रोविंस में सक्रिय करने की बात कर रहा था। आज उसके साथ 5 अन्य और आतंकवादियों को भी हिरासत में लिया गया है। यह बताया जा रहा है कि ये लश्कर ए तोयबा के साथ इनके संबंध हैं। इसमें एक मौलवी भी है और एक सरेंडर मिलिटेंट भी है जो SPO की नौकरी भी करता था। यानी एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अक्सर ये बात सामने आती थी कि एक प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू प्रोविंस जो शांत है, इसको दोबारा से आतंकवाद में धकेला जाए। इसको लेकर के बड़े सारे प्रयास भी होते रहे हैं। वक्तन वक्तन आतंकी तंजीमों ने जो पुराने एरियाज थे जहाँ पे पहले मिलिटेंट एक्टिव रहते थे, उनको दोबारा से एक्टिवेट करने का प्रयास किया था। जैसे हम सब जानते हैं कि परिहार बंधुओं की हत्या की गई, बाकी दूसरी जगह पर हत्या की गई। ये सब इनके पीछे आतंकी संगठन लश्कर का ही काम था। और आज जब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5 को आज किया गया है, 1 को पहले गिरफ्तार किया गया था, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी अहम कामयाबी है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोगों ने जो है फर्दर पूछताछ के दौरान इसने कई और खुलासे किए और इन खुलासे की बुनियाद पे जम्मू पुलिस ने और साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है, हमने 5 और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है तौकीर अहमद भट्ट, ये मौलवी का काम करता है, मौलवियत करता है। आसिफ भट्ट जो कि सरेंडर टेररिस्ट है और एक्स SPO है। खालिद लतीफ भट्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। गाजी इकबाल जो यहाँ तालाब खटिका का रहने वाला है और तारिक हुसैन मीर। तो कुल मिला के 6 गिरफ्तारियां हुई। इस हारून ने ये नेटवर्क यहाँ खड़ा किया हुआ था जो पिछले 2-3 साल से यहाँ किसी न किसी तरीके से लश्कर की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। दर्शकों, अब हम बात करेंगे लॉकडाउन की। वीकेंड लॉकडाउन जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से लागू था और इस वीकेंड लॉकडाउन को पब्लिक भी फॉलो कर रही थी। अच्छी बात यह है कि पब्लिक, जब हम गलियों की बात करते हैं, जब हम दुकानों की बात करते हैं, बाज़ारों की बात करते हैं, तो काफ़ी सारा सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस को भी इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही थी। लोग खुद ही समझ रहे थे कि क्यों ज़रूरी है इस लॉकडाउन को फॉलो करना, वीकेंड लॉकडाउन को फॉलो करना। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने फॉलो किया, लोगों ने दुकानें बंद रखी, लोगों ने इसको वायलेट करने का प्रयास नहीं किया। अमूमन हम देखते थे कि लोग बिना वजह बाहर आते थे, आज बिना वजह भी बाहर नहीं आए। लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस रफ्तार से सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मामलों का एक कारण है, संक्रमण का कारण है। और आज शायद उसी पर अमल करते हुए लोगों ने संयम बरता, लोगों ने अपने आप को आइसोलेशन में रखा, अपने घरों में रखा, घरों तक महदूद रहे और लॉकडाउन को फॉलो किया।
काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी फॉलो कर रहे हैं। ऐसा है कि जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको चाहिए कि ये हमारे लिए ही है, उन्हीं के लिए, ना कि गवर्नमेंट के लिए है। सरकार ने तो एक बना दिया ताकि लोग सेफ रहें। जो 2 दिन का लॉकडाउन है इससे काफ़ी फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जो लोग बाहर जाते थे वो रुक गए, अपने अपने घरों में ठहरे हुए हैं। और आ जाकर सरकार की यही थी कि लोग बाहर नहीं निकले और ये जो कोरोना वायरस है ज़्यादा फैल रहा है नहीं फैले। और लोगों को जितनी भी हिदायत हो ये हमारे अपने लिए है, ना कि किसी के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो भी है वो हमारे अपने लिए, ताकि हम इसको हरा सकें। यही कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन तो जो शुरू हुआ वो तो ठीक है, लेकिन हम जैसे सब्जी मंडी है, डॉक्टर हैं, मार्केट है, जाना चाहे तो नहीं जा सकते, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है पूरी तरीके से, तो बिल्कुल बंद के रह गए हैं हम लोग। लॉकडाउन तो हो रहा है लेकिन सही तरह से नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये सैटरडे संडे हर सैटरडे संडे बंद हो जाता है 2 दिन के लिए, तो यही टाइम होता है कि मार्केट जाना होता है हमें। संडे को सर्विस वाले लोग हैं तो संडे को छुट्टी होती है, तो मार्केट जाना होता है तो मार्केट जा नहीं सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। अब सरकार जो कर रही है वो अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सा इनको ये भी है कि अब जितना 2 दिन के लिए दुकानें बंद है, सारे सिटी बंद है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, कईयों को बहुत है। बट ठीक भी है एक तरह का कि लोग को थोड़ा इससे थोड़ा फैलने से जो है इसकी जो चेन है कोरोना की वो थोड़ा कम होगी। बस यही है कि आने वाले टाइम में सब अच्छा हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। बस यही हम सब के लिए प्रे करते हैं और सबके लिए यही कहते हैं कि बस ये चीज़ इसको ख़त्म करें जल्द से जल्द। हाँ, अभी जन्माष्टमी आने वाली है सर, उसके बाद 15 अगस्त आएगी, फिर उसके बाद गणेश जी के महोत्सव आएंगे, तो आगे फिर तो फेस्टिवल को लेकर सर यही कहना है कि चलो देखो जो भी प्रशासन कर रही है उसके लिए हम सबको उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, अब हम कठुआ की बात करते हैं। कठुआ में लॉकडाउन था लेकिन उस लॉकडाउन को वायलेट किया गया, उसका उल्लंघन किया गया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। लोगों ने चुप चुप कर दुकानें खोली, कुछ लोगों ने दुकानें खाने पीने की भी दुकानें खोली जिनकी अनुमति नहीं थी, और लोग भी उन दुकानों में बैठे। जो आपको दृश्य हम दिखाएंगे उससे आपको साफ पता चलेगा कि कठुआ में लॉकडाउन को वायलेट किया गया है। ये वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन जिस तरीके से उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी हम कहेंगे कि अगर आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लॉकडाउन सरकार ने नाफिज किया है, तो उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि आप उसको मानें। आप इस तरह से दुकानें ना खोलें। दुकानदार भी रिस्पॉन्सिबल है और जो दुकान पे सामान लेने वाले आ रहे लोग वो भी रिस्पॉन्सिबल है। रुकिए तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे सुरनकोट की। सुरनकोट लगातार तीसरी बार रेड जोन में आ गया है और अब प्रशासन भी सख्ती करने लगा है। प्रशासन को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जब तक एसओपी को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये रेड जोन में ही तब्दील होता रहेगा। सुरनकोट के रेड जोन में आने के बाद उन्होंने सबको हिदायतें दे दी हैं कि बाज़ार तभी खुलेंगे जब जितने भी दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो अपने सैंपलिंग करवाएंगे, वो अपने टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट नेगेटिव आएंगे, उन्हीं दुकानदारों को दुकान खोलने दी जाएगी। यानी इतनी सख्ती बरतने की ज़रूरत अब आने पड़ी है, क्योंकि जब हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, निरंतर हाथों को साफ नहीं करेंगे, तो मामले बढ़ते जाएंगे। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नहीं रख सकते उनको उसने सामने दो थे वो मुर्गी सर नहीं वो काबले
नहीं रख सकते उनको उसने सामने दो थे वो मौलवी ये रूल है कि जब किसी जगह रेड जोन लग जाता है तो वहाँ पर 50% पॉपुलेशन जो है उसकी सैम्पलिंग होगी, तभी जाके रेड जोन खुलता है। उसमें एक चीज़ रहेगी कि टर्न बाय टर्न होगा, क्योंकि सैम्पलिंग प्रोसीजर बड़ा लंबा सा होता है। इसमें एटलीस्ट हम एक दिन 100 या 150 तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी 2 टीमें सिटी में काम कर रही हैं, 2 के बजाय मैं 4 टीमें भी लगा सकता हूँ इसको कवर करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हम 200 सैम्पलिंग पर डे कर लेंगे। सिर्फ पब्लिक तैयार होनी चाहिए जिनके रह गए हैं सैम्पलिंग, और वो हम 2-4 स्पॉट जो है मैं जैसे बस स्टैंड है, एक नीचे हाड़ी मल्ला है, एक हम इधर रख लेंगे डाक बंगलों के पास। इस तरह करके 3-4 स्पॉट में रखूँगा जहाँ पर लोगों को आंकना है। लोग वहीं से बीच में से निकलें और अपनी रजिस्ट्रेशन करके डेट ले लें कि हमें किस दिन तक आके अननेसेसरी उनको लाइन भी ना लगना पड़े और आराम से अपनी सैम्पलिंग करवा सकें। आज जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 12 दिन रेड जोन के जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। मैं तमाम दुकानदारों से ये अपील करूंगा कि आप अपने जहन में ऐसी कोई चीज़ मत रखें, क्योंकि 12 दिन तक कोई भी बाजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं खुलेगा। वो इसलिए नहीं खुलेगा कि जब तक हम अपने मुकम्मल दुकानदार जो है वो टेस्ट नहीं कराएंगे। जो दुकानदार टेस्ट करवाएगा उसका नेगेटिव होगा, वही शॉप खुलेगी। तो मैं तमाम दुकानदार भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपने टेस्ट करवाएं, ताकि जो जितने जल्दी हमारे टेस्ट होंगे उतना ही जल्दी जो है ये बाजार खुलेगा। जहां तक वार्ड्स की बात है, मैं वार्ड्स की बात करूं कि वार्ड नंबर 3 का काउंसलर होने के नाते मैं बाकी काउंसलर हजरात से भी ये गुजारिश करूंगा कि 65% इस वक्त तक मैंने वार्ड 3 में जो है अपने लोगों के टेस्ट करवाए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100% हम अपने वार्ड का दें, ताकि जो हमारे रेड जोन जो इस एरियाज़ का लगा है ये तमाम वार्ड्स में अगर 70% अबो हो जाएगा और उतना ही जल्दी जो है वो रेड जोन खत्म होगा। और जितने भी लोग बाहर के हैं वो भी अपना अपना टेस्ट जल्दी कराएं। और यहाँ पर एक और बात चली है कि जो दुकानदार भाई अपनी दुकान खोलता है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई जो है गैर कानूनी काम मत करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो हुक्म है वो चले। अगर कोई भी दुकानदार इसके बाद दुकान खोलेगा वो उसका ज़ाती जिम्मेवार होगा, उसका व्यापार मंडल के साथ कोई भी लेना देना जो है वो नहीं होगा। दर्शकों, अब हम पुंछ की बात करेंगे। पुंछ में आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हॉस्पिटल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और उनका ये कहना था कि उनकी सैंपलिंग नहीं हो रही है। दुकानदार को सैंपलिंग करने के लिए कहा गया, दुकानदारों से ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी सैंपलिंग करवाएं। लेकिन आज 40 दुकानदार आए थे और उन्होंने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया कि बाकायदा लिस्ट बना करके इस अस्पताल प्रशासन को दी गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा इनकी सैंपलिंग नहीं की जा रही है। आइए देखते हैं क्या कहना है। सारे बोले हमें सीएमओ पुंछ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम 2 महीने से कंटिन्यू बंद है, बिल्कुल कोई पता नहीं चलता कब खुलती है कब बंद होती है, ये आपको ही पता है। 1 साल से हमारा बिजनेस है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। बिल्कुल वो मैं आप एक तरफ से अनाउंसमेंट करवाते हैं कि हमारा शिया मार्केट से लेकर उन्होंने हमारी लिस्ट बनाई 40 बंदों की। फिर डीसी साहब से बात हुई थी हमारी कि कल आपके टेस्ट हो जाएंगे। सर कल भी हम यहाँ आए और आज भी सुबह से हम दरबदर फिर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे कोई बोल रहा है कन्हैया पुल के पास जाओ, कोई बोलता है परेड ग्राउंड में जाओ, कोई बोलता है हॉस्पिटल में जाओ। सर ये मेरे पास लिस्ट बनी हुई है 40 बंदों की। तो कल सीएमओ साहब ने बोला था कि आपके फर्स्ट टाइम में कल टेस्ट होंगे। सर कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर, और दुकानें हमें खोलने दे रहे हैं। जब दुकानें खोलते हैं तो उधर से पुलिस आती है कि बंद करो, जब भी खोलते हैं। हमारी बहुत समस्या सर, तो इसका हल होना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। अब ये है कि हम इससे लिस्ट से ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। कोई एक प्रोटोकॉल होता है और एक कोई कैपेसिटी होती है लोगों की टेस्ट करने की। जो लिस्ट आती है लिस्ट के मुताबिक हम लोग करते हैं। अगर लिस्ट के मुताबिक हम लोग नहीं करते हैं टेस्ट, तो आप लोग हमें कहीं पे भी पकड़ सकते हैं कि भाई आप लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं किए हैं। लेकिन इसका भी एक ये है कि हमें लिस्ट जो है लिस्ट के हिसाब से ही हम लोगों ने जो टेस्ट करने हैं। अब जो देखें आप, हमारी मोबाइल वैन जो है, मोबाइल वैन वहाँ पे परेड में भी लगी हुई है। तो ऐसा ये गलत है कि हम लोगों ने टेस्ट नहीं किए हैं। यहाँ पे आपको पता है, आप लोगों के सामने ही है कि कैसे लगातार हम लोग 6 महीने से लगे हुए हैं टेस्ट करने के लिए, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी को इनकार किया है। दर्शकों, आज हमने अशोक कोल जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं उनसे बातचीत की, विस्तार से जानना चाहा कि आखिर कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कोल जी। अशोक जी, आपका स्वागत है। अशोक कोल जी, जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं
जीते हुए नुमाइंदे हैं या भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, तो क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा किया जा रहा है? डेस्परेशंस हैं, वो हताश हो गए हैं। अब उनको ये लगता है कि कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर आगे निकल रहा है, उसकी किलिंग करके उसको डराया जाए, उसको खौफजदा किया जाए। इसलिए लगातार पिछले 15-20 दिनों में ऐसे 3-4 किलिंग्स हो गई है। लेकिन मैं इसीलिए कश्मीर आया हूं कि मैं इन सब ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलूं, उनको हौसला दे दूं और उनको ये कहूं कि ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से हमको डरना नहीं है। जो आपने सवाल पूछा कि उस सवाल में मेरा यही उत्तर है कि उनकी डेस्परेशन है। अब उनको सॉफ्ट टारगेट ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसको हम मारेंगे, इसको किल करेंगे, इसके कारण एक खौफ कश्मीर में पैदा होगा। यही उनके पीछे का मकसद है। कौल साहब, ईमानदाराना तरीके से ये जो दहशत फैलाई जा रही है आतंकी आउटफिट्स, मिलिटेंट आउटफिट्स के द्वारा, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? जो लोग सोच भी रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा जाए, क्या वो स्टैंड स्टिल लोग हैं, रुक रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं? ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्टॉन्च वर्कर है, पिछले 10-12-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो आज मैदान में है। वो इनका अपने जो नए कार्यकर्ता हमने पिछले 2 साल 2.5 साल से जोड़े हैं, उनका हौसला दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है, जो पिछले 94 से या 96 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो कार्यकर्ता डटे हुए हैं और उन कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलकर जगह जगह जाकर, चाहे वो हमारे उन्होंने बांडीपुरा में किलिंग्स की, हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए, उन्होंने उनको हौसला दिया। चाहे अभी सज्जाद की उन्होंने वेसू में किलिंग की, हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए। आज भी मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ उनको हम हौसला देते हैं। इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता है। हाँ, जो कुछ नए लोग पिछले 2-3 महीनों से या साल एक से हमारे पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको खतरा लगता है, उनको भी हम हौसला दे रहे हैं। ऐसा हमारे सभी कार्यकर्ता, कश्मीर के सभी कार्यकर्ता इस काम को कर रहे हैं। कौल साहब, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सारी कश्मीर में पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा की, काफ़ी सारे MLC भी बनाए, और जो हमने लास्ट टाइम पार्लियामेंट के रिजल्ट देखे थे उसमें उतना आउटकम नहीं निकला। अब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो क्या आपको कश्मीर से उम्मीद है? नहीं, देखिए, जो पिछली बार पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं वो एक अलग माहौल में हुए हैं जी। उस समय जो हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनके पास एक वेपन है, लोगों में डर क्रिएट करो। उन्होंने कुछ ऐसे लोग खड़े कर रखे थे जगह जगह जो लोगों को डराते थे, लोगों को बाहर वोट डालने के लिए नहीं आते थे, ऐसे लोगों को टेरराइज़ करते थे। इसलिए हमारे पक्ष में वोट कम आए। आज वो स्थिति नहीं है। आज वो लोग समाज ने बिल्कुल एक तरफ कर दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में जब भी होगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करके सामने आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पार्लियामेंट चुनाव जो हुआ है उसमें जो इनकी एक परंपरा थी कि हमको जितने वोट मिलने चाहिए उतने वोट से हम जीतेंगे, बाकियों को बाइकआउट करा दो, वो उसमें भी, उस पार्लियामेंट चुनाव में भी वो नीति उन्होंने अपनाई। लेकिन कौल साहब, जिस तरीके से अब बदलाव आया है, हम 5 अगस्त की बात करते हैं तो 5 अगस्त को LG GC मुर्मू रिज़ाइन करते हैं और मनोज सिन्हा आते हैं। क्या ये माना जाए कि अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ होगा? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के दौरान जैसे लॉकडाउन होता वैसा ही पॉलिटिकल लॉकडाउन हो गया था, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही। अब एक गुंजाइश बनती है, आपको लगता है? आप ऐसा देख लीजिए, अगर आप हमारा रिपोर्ट कार्ड, भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर का रिपोर्ट कार्ड आप ले लेंगे, केवल और केवल, आज मैंने जो सरकारी तंत्र से भी बात की, केवल और केवल 4 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त को, अच्छे कार्यक्रम 5 अगस्त को अनंतनाग ज़िले में किए। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसा हुआ है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे पूर्व राज्यपाल जी थे मुर्मू साहब, उसने भी पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया था, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया था, और वर्तमान में जो आए हैं ये पॉलिटिकल आउटफिट से हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, 3 बार MP रहे हैं। इसलिए
हमको ऐसा लगता है कि और पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर कहीं कमी रही होगी, वो पॉलिटिकल प्रोसेस और अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। कौन सा विपक्ष आरोप लगाता है कि तानाशाही की जा रही है, बीजेपी के लोग अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी वायलेट करते हैं, लेकिन बाकी दीगर जमातों को, राजनीतिक जमातों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने दी जा रही है, एक साजिश के तहत। वो करना ही नहीं चाहते हैं। अब 5 तारीख को वो कहेंगे जी हम ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, हम यूनिटी करना चाहते हैं, वो कोई तरीका थोड़ी है। अब यहाँ पहलगाम में इस समय मैं हूँ, पहलगाम में एनसी के भी लोग हैं, पहलगाम में पीडीपी के भी लोग हैं। आए ना एनसी वाला, उनसे मिले अपने लोगों से, आए ना पीडीपी वाला, उनसे मिले अपने लोग। किसने रोका उनको? मुझे किसी ने नहीं रोका, मुझे तो सरकार ने थोड़ा सहायता भी की यहाँ पहुँचने तक। उनको भी कोई नहीं रोकेगा, वो आकर मिले अपने लोगों से, यहाँ मिले, उनसे बातचीत करें, उनका हाल जाने, उनकी कुछ दुख सुख में उनका साथ दे। वो नहीं आते हैं। अब वो केवल और केवल अपना एक वो करेंगे कि भाई हमने 5 अगस्त को इकट्ठा होना है और 5 अगस्त को इकट्ठा होकर हमने एक माहौल बनाना है कश्मीर में कि भाई हम कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो तो कोई करने नहीं देगा और करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है। उनका ये भी एलिगेशन लगाते रहते हैं वो कि रिसेंटली जब अनंतनाग में फार्मर एलजी जीसी मुर्मू आए थे तो वहाँ भाजपा और अपनी पार्टी के लोगों से ही मिले थे, बाकी लोगों से मिले ही नहीं। ऐसा नहीं, आप थोड़ा उसको खोलिए। 20 डेलीगेशन उनको मिले हैं, 20 डेलीगेशंस। और अनंतनाग में जो 20 डेलीगेशन मिले हैं उसमें से एक ने भी डेवलपमेंट, विकास और उसके सिवाय कोई बात नहीं कही है। और मुर्मू साहब ने उनको आश्वासन देकर वो यहाँ से गए हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने डेलीगेशंस ने बताई, उन सब चीज़ों पर, चाहे वो मैग्नेमाइज़ हो, और मुझे आज जानकारी मिली है अनंतनाग में कि मैग्नेमाइज़ का काम बहुत तीव्र गति से आगे अनंतनाग ज़िले में हो रहा है। और वो कह रहे थे कि अक्टूबर के एंड तक, सर्दी आने से पहले हम पूरा अनंतनाग को मैग्नेमाइज़ करेंगे, ऐसा मुझे आज यहाँ जानकारी मिली है। जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में पैकेजेस दी है, वो पैकेजेस पर यहाँ काम हो रहा है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में FOP बन रही हैं उस पर काम हो रहा है। जो स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये की बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है। जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स है, यहीं पहलगाम में 10,000 लेबर्स हैं जो पोनी वाले थे, घोड़े वाले थे, वो रजिस्टर्ड नहीं थे। उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद उनके अकाउंट्स में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ये जो आरोप लगा रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग, ये सब आरोप गलत। कोविड-19 के कारण क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर असर पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा नहीं, वो तो बहुत पड़ा। हमने शुरू के 2 महीनों में, मार्च में 21 मार्च को जनता कर्फ्यू था और 24 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। और जो 1.5-2 महीने में लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन में सारे काम रुक गए हैं। और आज भी जो काम हो रहे हैं वो काम भी SOP के दायरे के अंदर। लेकिन कौन सा इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद ही हो पाएंगे? क्या डिलिमिटेशन नहीं चल? हाँ, इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रोसेस शुरू हुई है डिलिमिटेशन की। अब एक बार जो डिलिमिटेशन के हमारे चेयरमैन बने हैं जज साहिबा, वो यहाँ आएगी और कुछ काम जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, वो उस काम को कुछ शायद मुझे लगता है कि कर रहे होंगे हमारे ऑफिसर, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन कुछ जो ग्राउंड वर्क्स होते हैं वो कर लिए हैं। अब वो जो कमेटी है, वो कमेटी आकर उसको फाइनलाइज़ करेगी और उसके बाद लोगों की राय ले लेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि और 5-6 महीने में डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस वो पूरा करेंगे। फिर 2-3 महीने लगेंगे लोगों के उनके राय सुनने में, और अगला साल में ज़रूर इलेक्शन होने चाहिए। 2021 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन होंगे? बिल्कुल 2021 में चुनाव होंगे, ऐसा। आखिरी सवाल गोल साहब, अपनी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि इलेक्शन पहले भी करवाए जा सकते हैं। आप 83 सीट्स में इलेक्शन करवा करके 7 जो सीटें हैं, 90 टोटल सीट्स होंगी, 7 को नॉमिनेट करने का प्रोविज़न उन्होंने बताया है। क्या संभव है? ऐसा नहीं, पता नहीं अब उसमें डिलिमिटेशन में वो संभव है कि नहीं, मुझे वो नहीं जानकारी है। लेकिन ये करना संभव नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे लिए तो ये भी ज़रूरी है कि जो वर्तमान में सीट्स हैं उनकी भी डिलिमिटेशन होना बड़ा ज़रूरी है। अब
गांधीनगर की सीट है, आपकी जम्मू वेस्ट की सीट है, ये इतनी बड़ी बड़ी सीट्स हैं, जब तक इनकी डिलिमिटेशन नहीं हो जाएगी तब तक चुनाव करना। अब जम्मू ईस्ट की सीट है, 60,000 वोटर हैं, आपकी वेस्ट की सीट है, 1,60,000 वोटर है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इस सब को ठीक करके ही चुनाव हो हमारा ऐसा। कौल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।